बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये छोटा सा टॉपिक है और 90% चांस होता है कि इसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो न्यूमोकोनियोसिस में से आ जाए। सो बेसिकली हम उसको अच्छी तरह देखेंगे और बाकी जो है हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सो ऑक्यूपेशन इट इज़ एन एक्टिविटी विच वी परफॉर्म टू अर्न एक्सपेंसेस ऑफ आवर डेली लाइफ। अब टाइप्स क्या हो सकती हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, डिफेंस रिलेटेड हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो सकती हैं, टूरिज्म हो सकता है, हेल्थ एंड मिसलेनियस फॉर एग्जांपल। ऑक्यूपेशनल अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ड्यूटी टाइम, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ड्यूटी टाइम होती है वो डे टाइम होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, क्योंकि दिन में धूप होती है और रात में काम करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ज़्यादातर जो वर्किंग आवर्स होते हैं या ड्यूटी टाइम होता है वो दिन के वक्त का होता है। लेकिन इन इंडस्ट्रियल एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑक्यूपेशंस जो ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं वो शिफ्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कुछ काम दिन को किया जाता है और कुछ रात को किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट्स ऑफ द वर्कर्स। इसी तरह टाइमिंग जो है वो रिकमेंडेड टाइमिंग 8 आवर्स पर डे है, और अगर इसे हम ज़्यादा लगाएं सो ये ओवर टाइम के ज़ुमरे के अंदर आता है। सो वर्किंग आफ्टर प्रपोज टाइम ऑफ वर्क इज़ नोन एज ओवर टाइम। अब इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं। कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ ऑक्यूपेशंस डबल पे करते हैं अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं। रीजंस क्या हो सकती हैं? पॉवर्टी, लेस पे, लार्ज फैमिली, पेइंग लोन्स, कंपल्शन, अदर गुर्बत हो सकती है, इट कैन बी योर ग्रीड, लेस पे, लार्ज फैमिली एट्सेट्रा। कुछ पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होती हैं और वो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब्स वर्किंग क्लास या फिर स्टूडेंट्स के लिए ऑफर कर रहे होते हैं। कुछ सीजनल ऑक्यूपेशंस होते हैं लाइक टूरिज़्म वगैरह, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म जो ये बर्फ़बारी के बाद वाला सीज़न होता है, मार्च अप्रैल के बाद फ्लरिश करता है। चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क, ये हम देखते हैं। और चाइल्ड लेबर का जो है लेस दैन 14 ईयर्स इसका क्राइटेरिया होता है। और लेजिस्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इसको प्रोहिबिट कर रहे होते हैं। रीजंस क्या होती हैं? आप एक तो पॉवर्टी है, जो अनएजुकेटेड मैसेज हैं वो ये समझते हैं कि चाइल्ड लेबर ज़्यादा बच्चे विल लीड टू मोर जो रेवेन्यू जनरेशन। लैक ऑफ मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली पुअर पेरेंट्स हो सकते हैं, ऑर्फन्स, एडिक्ट पेरेंट्स, बैगरी, या कोई अनइंटरेस्टेड है या भाग जाते हैं जो बच्चे, इसी तरह एक्सीडेंटली भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ and it is the study of effect of work and working environment on the health of the worker and influences of state of health of the worker on his ability to perform। तो बेसिकली ये ऐसी स्टडी है जिसके अंदर effect of work and working environment को देखा जाता है इन दी टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ अ वर्कर, कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एबिलिटीज़ को कैसे ऑल्टर कर रहे हैं या उसको बेटर कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिपार्चर्स फ्रॉम हेल्थ कॉज बाय देयर वर्किंग कंडीशंस। या फिर ये हो सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन देयर एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द एडवर्स हेल्थ या फैक्टर्स एडवर्स टू अफेक्टिंग देयर हेल्थ। इसी तरह प्लेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर हो सकता है इन एनवायरनमेंट दैट इज़ कंपैटिबल टू देयर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। और अडेप्टेशन और कंपैटिबिलिटी को हम देख रहे होते हैं, वर्क टू मैन एंड ईच ऑफ मैन टू हिज जॉब। सो बेसिकली हमने एक तो हेल्थ देखनी है, डिग्री ऑफ फिज़िकल, मेंटल, सोशल। दूसरा ये हमने कि बचाना है वर्कर को कि वो कम से कम छुट्टियां करें ड्यू टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि उसके प्रोफेशन की वजह से उसे हो रही हैं। इसी तरह जो रिस्क होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के, ठीक है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। कंपैटिबिलिटी ढूंढनी है हमने वर्कर उसके जो इन्वायरमेंट में, और हमने देखना है कि जो अडेप्टेशन हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो। फंक्शन क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का? प्लेसिंग पीपल इन सूटेबल वर्क, इसी तरह मेंटेनिंग पीपल, प्रोवाइडिंग देम ट्रीटमेंट, उनके हैजर्ड्स को कंट्रोल करना, अनरिकग्नाइज्ड हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल रिस्क को अवॉइड करना, स्क्रीनिंग वगैरह, हेल्थ एजुकेशन। तो ये जस्ट रीड है, इससे पहले आप इसको रीड कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ। अर्गोनॉमिक्स, इसका जो है ना ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं समटाइम्स, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। सिंपली अर्गोस मीन्स या अर्गोन मीन वर्क एंड नॉमोस या नॉर्म्स मीन्स लॉज। सो वर्क लॉज हैं। अर्गोनॉमिक्स इज़ द फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। सो एक वर्कर को उसकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली जॉब जो है ना उसको
देना या फिट करना जॉब के अकॉर्डिंगली। सो इसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो एक तो सिंपली इसको गेटिंग द बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग एंड द वर्क इन्वायरमेंट, एंड साथ ह्यूमन एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना और जो वर्कर है उसकी वेल बीइंग को भी देखना। ठीक है, एक तो कंपैटिबिलिटी, ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेलबींग। ट्रेनिंग क्या होती है? एक तो ट्रेनिंग इन एर्गोनॉमिक्स इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि वर्कर के लिए आसानी हो, और एक बेटर मेथड्स ऑफ वर्क एंड वर्क इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया जाए ताकि एफिशिएंसी ऑफ वर्क और मशीन दोनों बेहतर हो सके। सिग्निफिकेंस की एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेटली वर्क लॉज हैं। एक तो एक एफिशिएंसी बढ़ाई जाए काम की, और जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। सिकनेस एब्सेंटिज्म, अब ये सिक रोल वाली बात ही है कि इट रेफर्स टू यूजिंग द फैसिलिटीज ऑफ रीजन लीव, फॉर एग्जांपल सिक लीव विद कॉजेज अदर देन सिकनेस एंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। यानी सिक लीव लेना विदाउट एनी कॉज। जैसे हम बचपन के अंदर क्या करते थे कि हम सिक लीव ले लिया करते थे, और हालांकि हमें कोई बीमारी नहीं होती थी, बहरहाल हमें उसकी पे नहीं मिल रही होती थी, लेकिन कुछ वर्क इन्वायरमेंट ऐसे हैं जो कि सिक लीव के साथ पे भी दे रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर फिर ये सिकनेस एब्सेंटिज्म के फॉर्म में आ जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको तनख्वाह मिल रही है तो आप चाहेंगे कि आप घर बैठें सिक लीव के साथ और आप अपने प्रिविलेज लें। इसी तरह सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं, वेडिंग फेस्टिवल्स, रिपेयर एंड हाउस। मेडिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, बीमारी हो गई है, रिस्पायरेटरी एलिमेंट्री इलनेसेस हो गई हैं। नॉन ऑक्यूपेशनल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, लाइक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है। सो इकोनॉमिक, सोशल, मेडिकल एंड नॉन ऑक्यूपेशनल कॉजेज़। प्रिवेंशन क्या है? गुड फैक्ट्री मैनेजमेंट, एडिकेट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बस देख लीजिए, कॉजेज़ वगैरह देख लीजिएगा। आगे है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, लंग डिजीज़, स्किन डिजीज़ एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। यहाँ पर सवाल जो आया हुआ है पास्ट के अंदर वो ये आया हुआ है कि आप कोई भी ऐसे 4 ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बताएं या 4 ऑक्यूपेशनल कैंसर्स के नाम बताएं। सो अब लंग कैंसर हो सकता है आपको, स्किन कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर हो सकता है। सो आप कोई भी 4 ऐसे कैंसर के नाम लिखेंगे जो कि लाइक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के अंदर न्यूमोकोनियोसिस सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रोंकियल एस्थमा, पल्मोनरी एडीमा, एलर्जिक एल्वेलाइटिस, इसिनोफिलिक निमोनिया, एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रेनाइटिस, ट्रेकियाइटिस। बस रीड कर लें, आपको इतना याद रह ही जाएगा। स्किन डिजीज के अंदर डर्माटाइटिस, एलर्जिक डर्माटाइटिस, एक्नी इन्फेक्शंस, अल्सर्स, बर्न्स, बॉयज, एलोपेशिया, ग्रैनुलोमास, डीपिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, केराटाइटिस, कैंसर्स जैसे स्किन कैंसर्स की हम बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, मोटर फंक्शन डिसऑर्डर हो सकते हैं, सेंसरी लॉस, पैरासीजियास, रिस्ट्रोप हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, साइकोसिस, एपिलेप्सी, पार्किंसनिज्म एटसेट्रा। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेंगे अगर आप भी क्या हो तो। न्यूमोकोनियासिस, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मैं जैसे बता रहा था मोस्टली यहाँ से सवाल आता है। इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि दीज आर द ग्रुप ऑफ डिजीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ रिस्पायरेबल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल डस्ट, organic या inorganic, leading to irreversible fibrosis is called pneumoconiosis. Group of diseases resulting from inhalation of respirable fraction of different chemical dust, यानी different chemical dust इनका organic या organic की respiration की वजह से जो हमें बीमारी होती है उसको हम न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। अब इसके अंदर से इनऑर्गेनिक डस्ट भी हो सकती है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। इनऑर्गेनिक के अंदर सिलिका दैट लीड्स टू सिलिकोसिस, कोल दैट लीड्स टू एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोसिस, आयरन एंड सिड्रोसिस। ये भी आ जाता है कि आप टाइप्स बताएं, तो ये आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसका मार्क भी कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक डस्ट के अंदर केन फाइबर, बेगोसोसिस, कॉटन डस्ट, बिसिनोसिस, टबैकोसिस, हे और ग्रेन डस्ट, फार्मर्स लंग। अब इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। सिलिकोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग आप कोशिश करें कि आप इसको देख लें, इसका सिनेरियो ही आएगा। जब भी सिनेरियो आएगा तो वो आपको एक चीज़ ज़रूर देगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, जहाँ पर आ जाए आपने सिलिकोसिस पिक कर लेना है। अगर सिम्टम्स की दे रहा है या फिर वो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दे रहा है, तो ये 2 ज़्यादातर चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। या सिम्टम दे देता है कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन। अगर ये चीज़ नहीं दे रहा है या नॉन स्पेसिफिक सा लग रहा है तो फिर आपने ऑक्यूपेशन से देख लेना है। सो इटियोलॉजी क्या है? इट इज़ कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ फाइन फ्री क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट और क्वार्ट्स। ऑक्यूपेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये ऐसी क्यों भी आया हुआ है कि आप ऑक्यूपेशन बताएं जो सिलिकोसिस की तरफ लेके जा सकते हैं, तो 4-5 आप ज़रूर याद रखें। माइनिंग, क्वारिंग, ये जो स्टोन वाली इंडस्ट्री होती है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट,
पॉटरी, सेरामिक्स, ग्लास इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग, मेटल ग्राइंडिंग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, कोई सी 4-5, माइनिंग कर लें, माइनिंग एंड करेंगे, सिंपल है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, सिलिका, अब आप देख लें कि ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, इसी तरह सिलिका ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग, तो सिलिका सैंड ब्लास्टिंग याद रख लें आप, सिलिका ब्लॉक्स याद रख लें आप, ग्रेनाइट, माइनिंग करेंगे याद रख लें। पैथोजेनेसिस क्या होती है कि सिलिका इज़ द मोस्ट फाइब्रोजेनिक डस्ट, ये एमसीक्यू के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, एंड कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ हार्ड नोड्यूल्स विच कॉलिसिस एज द डिजीज प्रोग्रेस, और इट कैन लीड टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अ कंडीशन नोन एज द सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ, डिस्निया एंड चेस्ट पेन हम बात कर रहे थे। रेडियोलॉजी के ऊपर हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगी, इसकी डायग्नोस्टिक है, और हाइलर लिम्फेडेनोपैथी भी मिल सकती है, हाइलर शेडोज मिल सकते हैं विद एक्शल कैल्सिफिकेशंस। ट्रीटमेंट जो है कि ये जो डिजीज़ है ये प्रोग्रेस करती है इवन जब हमारा एक्सपोजर ख़त्म भी हो जाता है, और पेशेंट्स को जो है ना जो है एज सुन एज पॉसिबल उसे अपने इन्वायरमेंट से निकालना है। इसकी प्रिवेंशन आती है, ये प्रिवेंशन हम ना जो तमाम ये डिजीज़ करने के बाद इकट्ठे ही करेंगे। अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ एंथ्राकोसिस। तो अब एंथ्राकोसिस में क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द कोल माइनिंग एंड कोल डस्ट अगर इनहेलेशन हो जाए। तो टाइप्स क्या होती हैं? सिंपल कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस होता है, और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होता है। ऑक्यूपेशन डेफिनेटली कोल माइनिंग के से, अगर रेडियोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन नोड्यूल्स अगर आपको कहीं पर आए ना और कोल माइनिंग का जिक्र आ जाए तो फिर आपने ये देख लेना कि एंथ्राकोसिस हो सकता है। सिंपल कोल वर्कर निमोकोनियोसिस में 3 ग्रेड होते हैं रेडियोलॉजिकली, और इसके अंदर डिपेंड करता है कि नोड्यूल्स किसके बन रहे हैं, ठीक है, और ये ठीक हो जाता है अगर आप इंडस्ट्री छोड़ दें, लाइक फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता। प्रोग्रेसिव जो है मैसिव फाइब्रोसिस, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नोड्यूल्स बनते हैं अपर लोब के अंदर, और ये इरेगुलर इन शेप होते हैं और कैविटेशन हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस में भी अ कॉम्प्लिकेशन, और ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है इवन अगर माइनर छोड़ भी दें इंडस्ट्री। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कफ, स्प्यूटम, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और जो आपकी स्प्यूटम होती है ब्लैक होती है, इज नॉन एज मिलानोप्टिसिस, जैसे हिमोप्टिसिस होता है ना, और रिस्पायरेटरी एंड राइट हार्ट फेलियर जो है ये भी हो सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है एस्बेस्टोसिस। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन आता है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस आर दी मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका एटियोलॉजी क्या है? एस्बेस्टोस। अब ये आ जाता है कि ऑक्यूपेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो ये आप याद कर लें। एस्बेस्टोस सीमेंट, माइनिंग एंड मिलिंग ऑफ एस्बेस्टोसिस, और शिपयार्ड वर्कर्स, शिपयार्ड का बहुत ज़्यादा अक्सर सिनेरियो के अंदर दे देते हैं, रूफ टाइल्स, ब्रिक लाइनिंग वगैरह। रिस्पायरेटरी, अब इसके 4 किस्म के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बिनाइन प्लूरल प्लैक्स, बिनाइन प्लूरल प्लैक्स हो सकते हैं, बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, मैलिग्नेंट डिजीजेज ऑफ प्लूरा हो सकती है। बिनाइन प्लूरल प्लैक्स के अंदर आपको एक्सरे के ऊपर नजर आएंगे, डायफ्राम और एंट्रोलेटरल प्लूरल सर्फेसिस के ऊपर जो प्लैक्स होंगे। बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन के अंदर दैट इज़ रिलेटेड टू प्लूरल पेन, फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह, एंड ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। पल्मोनरी जो फाइब्रोसिस है प्रोग्रेसिव, इसको हम एस्बेस्टोसिस कह रहे होते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस, फिंगर क्लबिंग एंड क्रैपिटेशंस, एंड देट आर ऑडिबल ओवर द लोअर लोब्स, और स्ट्रीकियोपैथिटीज़ नज़र आ सकती हैं। मैलिग्नेंट जो डिजीज़ होती है प्लूरा की, इट इज़ दी मोस्ट पोर्टेंट कॉज ऑफ मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा जब जहाँ पर भी पैथोलॉजी या सीमेट के अंदर बात हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू एस्बेस्टोसिस, एंड इट कैन लीड टू मीजोथीलियोमा। और चेस्ट पेन, प्लूरल एफ्यूजन और ब्रेथलेसनेस। डायग्नोसिस में आपको एक तो स्प्यूटम में एस्बेस्टोस बॉडी मिलेंगी, और जिसके अंदर आपको एस्बेस्टोस फाइबर्स, कोटेड फाइब्रिन मिलेंगी, और 7 ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। पहले हमने स्नो जो थी अपीयरेंस की हमने बात की थी, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है। तो ये आपने इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट याद रखना है। तो समटाइम फिंगर क्लबिंग की भी बात आई, एक आधे सिनेरियो के अंदर बड़ी नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स है, लेकिन इस फिंगर क्लबिंग की बात की हुई थी। और अगर तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिंगर क्लबिंग की कहीं बात करेगा, या फिर वो ऑक्यूपेशन में कहीं आपको हिंट देगा। बिसिनोसिस
बिसिनोसिस के अंदर हमारे पास जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल, अक्सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो जिक्र कर लेते हैं। इनहेलिंग कॉटन फाइबर डस्ट इज द एटियोलॉजी, ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व कॉटन फैक्ट्री। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रॉनिक कफ हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, और जर्नल मलेज, फीवर एंड ड्रैगर वगैरह हो सकता है। ट्रीटमेंट हमारे पास सिम्टोमेटिक हो सकता है। सो क्या सिम्टम्स थे? क्रॉनिक कफ, प्रोग्रेसिव डिस्निया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, जितने भी लंग के जर्नल से सिम्टम्स हैं। एटियोलॉजी में हमेशा टेक्सटाइल या कॉटन इंडस्ट्री का ज़रूर बताएगा। बेगासोसिस, बेगासोसिस मैंने हमेशा याद रखा था, बिसिनोसिस और बेगासोसिस मिस हो जाता था। तो बेगासोसिस अगर आपने कभी आपने शुगर केन जूस पिया हो, तो वो जो मशीन होती है उसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा बैग लगाया होता है जहाँ पर वो जो शुगर केन का वेस्ट होता है, जूस निकल के जो उनका फाइबर होता है वो वहाँ पर जा रहा होता है। सो मैंने वहाँ से बैग से याद रखा होता है बेगासोसिस। बेगासोसिस इज़ रिलेटेड टू इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट। और इसकी एटियोलॉजिकल पूछ लेते हैं कि क्या एटियोलॉजी है। तो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट, जिसका नाम है थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकराई, सेकराई शुगर से शायद में भी रिलेटेड हो, थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकराई। ऑक्यूपेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं? शुगर केन इंडस्ट्री, पेपर, कार्डबोर्ड, रेयन इंडस्ट्री। तो इसमें अक्सर सिनेरियो में फार्मर का बता देते हैं, और समटाइम्स वो बताते हैं नॉन स्पेसिफिक। अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात करें ना, वो फार्मर हो और नॉन स्पेसिफिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा हो, तो दैट इज़ बेगासोसिस। आप इसको ज़रूर पिक कीजिएगा। ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने इसको पिकअप करना है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? ब्रेथलेसनेस, कफ, हिमोप्टिसिस, फीवर, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। सो अगर इसको हम जल्दी ट्रीट कर लें तो इसका रेजोल्यूशन हो जाता है, और अगर ना ट्रीट करें तो फिर फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। और रेडियोलॉजी में हमें मॉटलिंग नज़र आती है, मॉटलिंग इन लंग्स, ठीक है। फार्मर्स लंग्स ये क्यों होता है? ये इट इज़ ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मोल्डी हे और ग्रेन। ये और मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ग्रीन डस्ट और हे होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ओवर 30% होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो कर सकते हैं, एंड हीट की वजह से इनकरेज होता है। बाकी इसका जो स्पेसिफिक थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिट जो इन्वॉल्व होता है उसको माइक्रोपॉलीस्पोराफिनी कहते हैं, माइक्रोपॉलीस्पोराफिनी फार्मर लंग्स के। और साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिस्निया, फीवर, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, रिड्यूस लंग कैपेसिटी, रिपीटेड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पिछले के अंदर हमने नॉन स्पेसिफिक की बात की, तो उसके अंदर रिपीटेड पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, कॉर पल्मोनल और पल्मोनरी डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। सो सिलिकोसिस अगर आएगा तो उसके अंदर आपके पास जो है ना, तो सिलिकोसिस जब भी आएगा तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस की वो बात करेगा, और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और ऑक्यूपेशन, माइनिंग, क्वारिंग, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट वगैरह इन्वॉल्व होंगी, सैंड ब्लास्टिंग। अगर फॉर एग्जांपल एंथ्राकोसिस की बात करें तो वो कोल माइनिंग का जिक्र करेगा। एस्बेस्टोसिस में हमेशा वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की बात करेगा, फिंगर क्लबिंग, ब्रेथलेसनेस वगैरह, ठीक है, फ्यूजन की बात करेगा। बिसिनोसिस में अंदर वो कॉटन फाइबर की बात करेगा। बेगासोसिस के अंदर वो जो है शुगर केन या फिर कार्डबोर्ड, पेपर इंडस्ट्री विद मॉटलिंग इन लंग्स। फार्मर लंग्स के अंदर हमारे पास हे या ग्रेन इन्वॉल्व हो सकती है एंड कैन लीड टू रिपीटेड पल्मोनरी फाइब्रोसिस और कॉर पल्मोनल वगैरह। इन तमाम की प्रिवेंशन क्या है? 3 मेजर्स होते हैं कि अभी हम आगे डिटेल के अंदर इनकी सब हेडिंग्स को भी ओवरव्यू करेंगे, बट आप ये जनरली याद रख लीजिएगा, यहाँ से आसान लिखे हुए हैं। मेडिकल मेजर्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग मेजर्स हो सकते हैं, और लेजिस्लेशन। उसने जो भी आपको सिनेरियो देना है ना, उसके साथ उसकी प्रिवेंशन या मैनेजमेंट ज़रूर पूछनी है, तो आपने ये 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल मेजर्स के अंदर एप्लीकेशन आप करें एर्गोनॉमिक्स की, इसके अंदर वो आगे आप पढ़ेंगे प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन वगैरह। रेगुलर आप मेडिकल चेकअप दें, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन दें, ट्रीटमेंट वगैरह दें, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिसर्च परफॉर्म करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो ये आपके पास मेडिकल मेजर्स हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं जो आप वर्कर्स को दे सकते हैं? एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वेंटिलेशन अच्छी रखें, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन अच्छी रखें, आइसोलेशन और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करें, डस्ट कंट्रोल करें, सब्सटीट्यूशन अगर कोई गलत चीज़ है या डेंजरस सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहा है। लेजिस्लेशन क्या है कि आप वो जो प्रॉपर लॉज होने चाहिए फॉर वर्कर्स, ठीक है, और जो अब पहले से मौजूद है उनको सही तरह से इम्प्लीकेट किया जाए। बाकी ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएँ, प्रॉपर लीव दिए जाएँ, मैटरनिटी लीव्स वगैरह हो, या फिर अगर सिक लीव हैं, और अगर डिसेबल है तो या रिटायर हो गया तो उसको उसकी पेंशन वगैरह दी जाए। अगर कोई मर गया है तो उसको उसकी कॉम्पनसेशन दी जाए, उसकी सिबलिंग्स या फिर उसके जो अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनकी फॉर्म के अंदर। तो ये लेजिस्लेशन है। मेडिकल मेजर्स के अंदर हमने क्या क्या करना है मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा आया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स,
regular medical checkup, health education, notification of disease and research on it, proper medical facilitation, engineering measures. तो जर्नल गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेजिस्लेशन के अंदर प्रॉपर लॉज आप दें, उनको फैसिलिटीज़ दें, लीव्स दें, मटर्निटी लीव दें, पेंशन वगैरह उनको जो है ना मेक श्योर करें। तो ये आप ज़रूर अच्छी तरह कीजिएगा। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको फिजिकल हैजर्ड आ सकते हैं टेम्परेचर वगैरह की वजह से, सोलर रेडिएशन, रेनफॉल। टॉक्सिक हैजर्ड आ सकते हैं फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की वजह से, जोनोटिक डिजीज़ हो सकते हैं, इंटरैक्ट टेटनस वगैरह। मैकेनिकल हैजर्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर जो मशीनरी होती है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, ये ग्रेन और डस्ट राइस की वजह से। तो ये इसके कुछ जो है ना एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैं। क्वेश्चन नहीं आया हुआ, जस्ट रीड कर लीजिएगा। ऑफेंसिव ट्रेड कौन से हो सकते हैं जो कि ज़रा क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ नॉट दे आर वेरी डैमेजिंग सॉर्ट ऑफ प्रोफेशंस। एनिमल कीपिंग, स्लॉटर हाउस, ग्लू मेकिंग, गट स्क्रैपिंग, लेदर ड्रेसिंग, सोप मेकिंग। एंड आगे हैं कि मेजर्स फॉर जर्नल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। ये सीक्यू आया हुआ है कि आप इस फॉर्म के अंदर आया हुआ है कि 6 मेजर्स बताएं जो कि आपको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के ख़िलाफ़ आप अपना सकते हैं या जर्नल हेल्थ प्रमोशन के। इसके अंदर आपके पास न्यूट्रिशन हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल हो सकता है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हो सकती है, मेंटल हेल्थ होती है, मेजर्स फॉर वाइव्स एंड चिल्ड्रन हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बट आप जर्नली खुद ही लिख लेंगे। न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करें, एक सेपरेट खाने की जगह दें उनको, एक अच्छी कॉस्ट के ऊपर खाना दें। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के अंदर आप उन्हें इम्यूनाइज़ करें, अर्ली डिटेक्शन करें, प्रिवेंटिव मेजर्स दें, अगर बीमार हो गए तो छुट्टियाँ दे दें। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन देखें, पानी की अच्छी सप्लाई होनी चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए, वॉशिंग स्पेस अच्छी होनी चाहिए, लाइट फैसिलिटीज़, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ आप उनकी ख्याल रखें जी, रिक्रिएशनल उनको फैसिलिटीज़ देते रहें, टूर्नामेंट, फेस्टिवल, हॉलीडेज़ वगैरह आप दें। मेजर्स फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेड मदर्स को आप मैटरनिटी लीव दें, ठीक है, उनकी जो केयर है पोस्ट नेटल, एंटीनेटल, इंट्रानेटल वो देखें। नर्सरीज आप बना के दें, डे केयर सेंटर्स बना के दें। हेल्थ एजुकेशन के अंदर उनको तमाम को बताएं कि क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दें। फैमिली प्लानिंग के अंदर देखें, उनको इनकरेज करें कि छोटी फैमिली रखें क्योंकि दे कुड लिव अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। सो न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, मेजर्स फॉर वाइव्स एंड चिल्ड्रन, हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। अच्छा, मैनेजमेंट प्लान टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, कैसे हम प्रिवेंट करते हैं? ये वही वाली बात है जो हम न्यूमोकोनियोसिस में पढ़ के आए, 3 तरीके से, मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स और लेजिस्लेशन। यहाँ पर थोड़ी सी अब उसकी डिटेल दे दी है। तो मेडिकल मेजर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक तो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होती है, ये ऐसी क्यों आया हुआ है, मार्क कर लें। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जब हम प्री प्लेस यानी एम्प्लॉयमेंट से पहले या एक बंदे को रखने से पहले क्या चेक करेंगे? मेडिकल, फैमिली, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री उसकी चेक करें। आप उसका ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन कराएं, कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी जो कि स्प्रेड कर सकती है। विजन टेस्ट कराएं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखें कि वो फिट है जॉब के लिए या नहीं है। दूसरा ये है कि आप कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं कि जो कि नज़र नहीं आती, तो आप पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते रहें जो अपने वर्कर्स हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, नोटिफिकेशन ठीक है आप दें, अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूमोकोनियोसिस वगैरह हो गया तो बाकी अपनी जो अथॉरिटीज़ उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। सुपरविजन रखें, रिकॉर्ड रखें, हेल्थ एजुकेशन दें। इंजीनियरिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो बिल्डिंग डिज़ाइन, वहाँ से देखें वेंटिलेशन हो रही है, वर्कलोड तो नहीं है, सारी जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो पूरा है या नहीं है। गुड हाउस कीपिंग करें, अपना जो सैनिटेशन है और जो मेंटेनेंस है, सफाई का ख्याल रखें। वेंटिलेशन आप कम अज़ कम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और 5 स्क्वायर फीट फॉर ईच वर्कर इन अ रूम इज़ मिनिमम स्टैंडर्ड एरिया। मैकेनाइजेशन करें, इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग के लिए। सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई चीज़ ख़तरनाक है तो उसको एक सेफ़ सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करें। कंट्रोल एट सोर्स प्रोवाइड करें। आइसोलेशन, ठीक है, और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाएं, मॉनिटरिंग, ठीक है, और रिसर्च वगैरह आप करते रहें अपने बेहतर एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। लेजिस्लेशन के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, लॉज हैं। हम पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, PCPESSI, 2 इसके सेंटर्स है लाहौर, फैसलाबाद के अंदर। इसके एम्स वही हैं, मेडिकल केयर, इंजीनियरिंग, लेजिस्लेटिव एंड लीगल मेजर्स। तो अब ये बहुत पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इसके अंदर क्या क्या हो सकता है मैं जर्नल ओवरव्यू दे सकता हूँ। जो स्कोप है, ठीक है, ये 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हों तो वो इसके अंडर आते हैं। मेडिकल आप क्या फैसिलिटीज़ इसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए? मेडिकल एड पोस्ट होनी चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, स्मॉल हॉस्पिटल होनी चाहिए 10 से 12 बेड की, स्पेशलाइज हॉस्पिटल होनी चाहिए।
अगर कोई बड़ा वर्किंग स्पेस है। एज जो है वो लेस देन 18 ना हो वर्कर। चाइल्ड लेबर जो है उसकी लेस देन 14 ईयर एज है। वर्किंग आवर आपके पास 8 आवर्स होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो तनख्वाह दें। ट्रीटमेंट 100% फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आप दें वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स को। सिकनेस एंड बेनिफिट्स आप पूरे दें। अगर तो ड्यूरिंग वर्किंग आवर बंदा इंजर हो गया तो 18 दिन की छुट्टी दें और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन दें और फुल पे दें। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट के बाहर वो इंजर हुआ है तो 75% पे दें और 180 डेज तक आप दे सकते हैं। इन ऑर्डिनरी इलनेस के अंदर सिकनेस जो लीव होती है और 1 साल तक अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है लाइक टीबी। मैटरनिटी लीव आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है 120 डेज़ की और 75% पे और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन। अगर डिसेबलमेंट हो गई है तो फिर आप एक्सटेंट ऑफ लॉस को देखें, सही लाइट उससे जॉब सब्सिट्यूट कर दें। पेंशन जो है वो आप इसकी इंश्योर करें। वेडिंग जो है फॉर 1 डॉटर इन 1 ईयर चार्जेस क्या प्रोवाइड करें। हज फैसिलिटीज़ वाई बैलेटिंग लॉटरी के थ्रू। अगर डेथ हो जाए तो उसकी फ्यूनरल के लिए आप इसने पैसे देने आपने उसके, और 75% आप विडो को दें, ठीक है, या फिर उसके चिल्ड्रन को दें। तो ये इसका जनरल सी बात है, रीड कर लीजिएगा, बट वैसे कभी आई नहीं है। लेड पॉइजनिंग के अंदर प्लम्बिज्म इसका सिनेरियो 1-2 दफ़ा आया हुआ है। तो हमेशा जब भी वो बात करे कि ब्लू लाइन जो है वो गम्स के ऊपर है, स्टिपलिंग RBCs हैं, तो आपने समझ आना है कि लेड पॉइजनिंग की बात की गई है। अब लेड पॉइजनिंग जो है, लेड ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्योंकि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, अदर अलाइज बनाता है, मिक्सिंग अच्छी है इसकी, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एंटी करॉसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 तरह की हमारे पास हैं इसकी टाइप्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास लेड आर्सेनेट, लेड ऑक्साइड, लेड कार्बोनेट। ऑर्गेनिक के अंदर ट्राइथाइल लेड। कौन से ऑक्यूपेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? बैटरीज, स्टोरेज बैटरीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग, पॉटरीज वगैरह। नॉन ऑक्यूपेशनल के अंदर हमारे पास गैसोलीन, टेट्राइथाइल, अगर आपको याद हो तो वो यूज़ होता है। मोड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक तो फ्यूम्स के थ्रू भी हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर्स के थ्रू भी फैल सकता है, और एब्जॉर्प्शन के जो स्किन कांटेक्ट के थ्रू भी हमारे अब्जॉर्ब हो सकता है। बॉडी के अंदर 150 to 400 mg जो है वो एवरेज स्टोर होता है, और अगर हमारा जो नॉर्मल जो लेवल होता है वो 25 ग्राम पर 100 ml होता है। अगर 70 ग्राम से ज़्यादा हो जाए पर 100 ml तो फिर क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका? जो हमारे एसएच ग्रुप्स होते हैं, ये सेल्फ हाइड्रल जो ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स के, उनको ये अफेक्ट कर रहा होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? पॉरफायरिन्स वगैरह के अंदर, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, और वहाँ से पोटेशियम लीकेज कॉज करता है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। तो ये इसकी है। क्लिनिकल पिक्चर के अंदर जब भी सिनेरियो आएगा तो बताएगा एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ब्लू लाइन है। तो ये ब्लू लाइन हमेशा ज़रूर देता है, या स्टिपलिंग ऑफ RBC वो ज़रूर बताएगा, तो आप इसको पकड़ लेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो इंसोम्निया, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, डिलीरियम। डायग्नोसिस, लैब टेस्टिंग, क्लिनिकल हिस्ट्री आप ले सकते हैं, क्लिनिकल साइंस देख लें। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के अंदर आपके पास कोप और प्रोपॉरफायरिन आपको नज़र आएगा। अमाइनो लेवलेनिक एसिड यूरिन के अंदर RBC स्टिपलिंग नज़र आएगी। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? सब्स्टिट्यूशन कर दें कोई लेस टॉक्सिक मटेरियल के साथ। आइसोलेशन, इसको आइसोलेट कर दें, जो भी प्रोसेसेस डस्ट आप प्रोड्यूस करें, फ्यूम्स प्रोड्यूस करें। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन करें, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन और रेस्पिरेटर्स प्रोवाइड करें। पीरियोडिक एग्जामिनेशन करें, और प्रॉपर हैंड वॉशिंग का इंतजाम होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, अगर मैनेजमेंट हो गई है, मतलब पॉइजनिंग हो गई है, तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? एक तो आप केसेस के अर्ली रिकग्निशन की कोशिश करें। सेलाइन पर्ज अनअब्जॉर्ब लेड को गट से अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर डेफिनेटली लेड के चिलेटर्स होते हैं, डी पेंसिलिनामीन आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो अर्ली रिकग्निशन, सेलिन पर्ज और डी पेंसिलिनामीन। उसके कुछ सिनेरियो के अंदर उन्होंने सिनेरियो में यही दिया था कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है, इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो उन्होंने तो वो जर्नल ही वही दिए हुए थे जो मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स और लेजिस्लेशन, लेकिन यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे अगर स्पेसिफिक की भी बात की जाए तो आप देख लें कौन से आपको अच्छा लगता है वो लिख लें अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सब्स्टिट्यूशन, आइसोलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसके अंदर भी कवर तो हो जाती हैं, बट डिपेंड कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी आगे इसने फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा कोई इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर नीमोकोनियोसिस आप ज़रूर पढ़िएगा,
और जो ऐसे क्यों मैंने आपको मार्क कराए हैं प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, उससे पहले नीमोकोनियोसिस आपने सारा ज़रूर पढ़ के जाना। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ना तो कम से कम नीमोकोनियोसिस आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।